हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़े हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th का। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। इस चैप्टर का नाम है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अब भूआकृतिक प्रक्रियाओं, विशेषकर अपक्षय और विभिन्न जलवायवीय क्षेत्रों में अपक्षय आदि के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि आपको स्मरण नहीं है तो संक्षिप्त सार के लिए अध्याय 5 के चित्र संख्या 5.2 में देखें। तो यह अपक्षय प्रवार यानी वेदरिंग मेंटल वनस्पति विविधता का आधार है, अतः इसे जैव विविधता का आधार माना गया है। सौर ऊर्जा और जल ही अपक्षय में विविधता और इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न जैव विविधता का मुख्य कारण है। जैव विविधता के मुख्य कारण हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे क्षेत्र जहां ऊर्जा व जल की उपलब्धता अधिक है वहीं जैव विविधता भी व्यापक स्तर पर है। वहां जैव विविधता व्यापक स्तर पर है। आज जो जैव विविधता हम देखते हैं वह 2.5 से 3.5 अरब वर्षों के विकास का परिणाम है। मानव जीवन के प्रारंभ होने से पहले पृथ्वी पर जैव विविधता किसी भी अन्य काल से अधिक थी। मानव के आने से जैव विविधता में तेजी से कमी आने लगी, क्योंकि किसी एक या अन्य प्रजाति का आवश्यकता से अधिक उपभोग होने के कारण वह लुप्त होने लगी। अनुमान के अनुसार संसार में कुछ प्रजातियों की संख्या 20 लाख से 10 करोड़ तक है, लेकिन 1 करोड़ ही इसका सही अनुमान है। सही अनुमान है। नई प्रजातियों की खोज लगातार जारी है और उनमें से अधिकांश का वर्गीकरण भी नहीं हुआ है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण अमेरिका की ताजे पानी की लगभग 40% मछलियों का वर्गीकरण नहीं हुआ। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। उष्णकटिबंधीय वनों में जैव विविधता की अधिकता है। प्रजातियों के दृष्टिकोण से और अकेले जीवधारी के दृष्टिकोण से जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। जैव विविधता सतत विकास का तंत्र है। पृथ्वी पर किसी प्रजाति की औसत आयु जो होती है 10 से 40 लाख वर्ष होने का अनुमान है। ऐसा माना जाता है कि लगभग 99% प्रजातियां जो पृथ्वी पर रहती थीं आज लुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता एक जैसा नहीं है। जैव विविधता उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवीय प्रदेशों की तरफ बढ़ते हैं प्रजातियों की विविधता तो कम होती जाती है, लेकिन जीवधारियों की संख्या अधिक होती जाती है। जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है। बायो का अर्थ है जीव तथा डाइवर्सिटी का अर्थ है विविधता। जैव विविधता साधारण शब्दों में कहें तो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या, उनकी विविधता उनकी विविधता को जैव विविधता कहते हैं। इसका संबंध पौधों के प्रकार, प्राणियों व सूक्ष्म जीवाणुओं से है। उनकी आनुवांशिकी उनके द्वारा निर्मित परितंत्र से है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवधारियों की परिवर्तनशीलता एक ही प्रजाति तथा विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तनशीलता तथा विभिन्न परितंत्रों में विविधता से संबंधित है। जैव विविधता सजीव संपदा है। यह विकास के लाखों वर्षों के इतिहास का परिणाम है। जैव विविधता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो आनुवांशिक जैव विविधता यानी जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरा है प्रजाति जैव विविधता स्पेसीज डाइवर्सिटी, तीसरा है परितंत्री जैव विविधता इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो इस तरीके से जैव विविधता को 3 स्तर के आधार पर समझा जा सकता है। अब देखें आनुवांशिक जैव विविधता जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जीवन निर्माण के लिए जीन एक मूलभूत इकाई है। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवांशिक जैव विविधता है। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को प्रजाति कहते हैं। मानव आनुवांशिक रूप से होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित है, जिसमें कद, रंग और अलग दिखावट
जैसे शारीरिक लक्षणों में काफी भिन्नता है। इसका कारण आनुवंशिक विविधता है। विभिन्न प्रजातियों के विकास व फलने फूलने के लिए आनुवंशिक विविधता अत्यधिक अनिवार्य है। अब देखते हैं स्पेसीज डाइवर्सिटी यानी प्रजाति विविधता। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या से संबंधित है। प्रजातियों की विविधता उनकी समृद्धि, प्रकार तथा बहुलता से आंकी जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में प्रजातियों की संख्या अधिक होती है और कुछ में कम। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उन्हें विविधता के हॉटस्पॉट कहते हैं। अब देखते हैं परितंत्री विविधता यानी परितंत्री विविधता, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अपने पिछले अध्याय में परितंत्रों के प्रकारों में व्यापक भिन्नता और प्रकार के परितंत्रों में होने वाली परितंत्री प्रक्रियाओं, आवासों स्थान की भिन्नता परितंत्री विविधता बताते हैं। परितंत्री विविधता का परिसीमन करना मुश्किल और जटिल है क्योंकि समुदायों प्रजातियों का समूह परितंत्र की सीमाएं निश्चित नहीं है। यहाँ पे देखिए एक चित्र है इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, पश्चिमी घाट। घास भूमि उष्णकटिबंधीय 16 वन परितंत्री विविधता का एक उदाहरण है। यहाँ पे दिया गया। अब देखते हैं जैव विविधता की पारिस्थितिकी भूमिका, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। परितंत्र में विभिन्न प्रजातियां कोई न कोई क्रिया करती हैं। परितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण न तो विकसित हो सकती है, न ही बनी रह सकती है। अर्थात प्रत्येक जीव अपनी जरूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों के पनपने में भी सहायक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि मानव परितंत्रों के बने रहने में क्या योगदान देता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीव व प्रजाति ऊर्जा ग्रहण कर उनका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है और परितंत्र में जल व पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती हैं और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है। ये परितंत्री क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं। परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी परितंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी, प्रजातियों के अनुकूल स्थितियों में भी रहने की संभावना और उनकी उत्पादकता भी उतनी ही अधिक होगी। प्रजातियों की क्षति से तंत्र में बने रहने की क्षमता भी कम हो जाएगी। अधिक आनुवंशिक विविधता वाली प्रजातियों की तरह जैव विविधता वाले परितंत्र में पर्यावरण के बदलावों को सहन करने की अधिक सक्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, जिन परितंत्र में जितनी प्रकार की प्रजातियां होंगी वह परितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होगा। तो जैव विविधता की आर्थिक भूमिका, इकोलॉजिकल रोल ऑफ बायोडायवर्सिटी। तो सभी मनुष्यों के लिए दैनिक जीवन में जैव विविधता एक महत्वपूर्ण संसाधन है। जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण भाग फसलों की विविधता, क्रॉप डाइवर्सिटी है, जिसे कृषि जैव विविधता भी कहा जाता है। जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिनकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ, औषधियां और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में है। जैव संसाधनों की ये परिकल्पना जैव विविधता के विनाश के लिए उत्तरदायी है। साथ ही यह संसाधनों के विभाजन और बंटवारे को लेकर उत्पन्न नए विवादों का भी जनक है। खाद्य फसलें, पशु, वन संसाधन, मत्स्य और दवा संसाधन आदि कुछ ऐसे प्रमुख आर्थिक महत्व के उत्पाद हैं जो मानव को जैव विविधता के फलस्वरूप उपलब्ध होते हैं। जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखते हैं जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका, साइंटिफिक रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति हमें संकेत दे सकती है कि जीवन का आरंभ कैसे हुआ और यह भविष्य कैसे विकसित होगा। जीवन कैसे चलता है और परितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति हैं उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की क्या भूमिका है, इन्हें हम जैव विविधता से समझ सकते हैं। हम सभी को यह तथ्य समझना चाहिए कि हम स्वयं जिए और दूसरे प्रजातियों को भी जीने दें, किसी के हम क्षति ना पहुंचाएं। यह समझना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का अधिकार है। अतः कई प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। जैव विविधता का स्तर अन्य जीवित प्रजातियों के साथ हमारे संबंध का एक अच्छा पैमाना है। वास्तव में जैव विविधता की अवधारणा कई मानव संस्कृतियों का अभिन्न अंग है। अब देखते हैं कि जैव विविधता का हास्य।
ह्रास से कैसे हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग अधिक होने लगा है। का उपयोग अधिक होने लगी। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो विश्व के कुल क्षेत्र का मात्र एक चौथाई भाग है, यहाँ संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। इस विशाल जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। हानिकारक सिद्ध हुआ। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, सूखा आदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली प्राणीजात और वनस्पति जात को क्षति पहुंचाते हैं और परिणाम स्वरूप संबंधित प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव आता है। कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु, टॉक्सिक हैवी मेटल्स, संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। वे प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है, लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई हैं, उन्हें विदेशज प्रजातियां यानी एग्जोटिक स्पेसीज कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण जब विदेशज प्रजातियों के आगमन से परितंत्र में प्राकृतिक या मूल जैव जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का उनके सींग, सूंड व खालों के लिए निर्दयतापूर्वक निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। उनके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों व पर्यावरण संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापन्न पौधों व जीवों की प्रजातियों तथा उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है संकटापन्न प्रजातियां, इंडेंजर्ड स्पेसीज। इनमें वे सभी प्रजातियां सम्मिलित हैं जिनके लुप्त हो जाने का खतरा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN। विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट के नाम से सूचना प्रकाशित करता है। वल्नरेबल स्पेसीज स्पेसीज अब देखते हैं सुभेद्य प्रजातियां। तो इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया तो उनके लुप्त होने में सहयोगी कारक आदि जारी रहे तो निकट भविष्य में उनके विलुप्त होने का खतरा है। इनकी संख्या अधिक कम होने के कारण इनका जीवित रहना सुनिश्चित नहीं है। अब देखते हैं दुर्लभ रेयर स्पेसीज दुर्लभ प्रजातियां। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम है। ये प्रजातियां कुछ ही स्थानों पर सीमित है या बड़े क्षेत्र में विरल रूप से बिखरी हुई हैं। अब देखते हैं जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटापन्न होती हैं तो इसे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अंततोगत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण किया जा सकता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक किया जाए और उनके विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाएं जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणी सस्टेनेबल हो। इस तथ्य के प्रति जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदायों व प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास करना आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना उतना ही जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन अर्थ समिट में लिए गए संकल्प का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है।
यानी जो रियो डे जेनेरियो सम्मेलन हुआ था उसमें 155 देशों के साथ भारत की भी हस्ताक्षर, मतलब भारत देश का भी योगदान था, यानी हस्ताक्षर था। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के निम्न तरीके सुझाए गए हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो यहाँ कुछ तरीके अपनाए गए हैं, सुझाए गए हैं। तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं व प्रबंधन अपेक्षित अपेक्षित है, उचित प्रबंधन बनाने चाहिए। तीसरा पॉइंट है खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशु जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए, तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है प्रजातियों के पलने बढ़ने व विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। छठा पॉइंट वन्य जीवों पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप हो, जैसा नियम बनाया गया उनका व्यापार उसी तरीके से किया जाए। अब यहाँ पे देखिए कि भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, संरक्षित करने और विस्तार करने के लिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पारित किया है, जिसके अंतर्गत नेशनल पार्क, पशु विहार, सेंचुरीज स्थापित किए गए हैं तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए गए हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार से वर्णन जो सेकंड पार्ट एनसीईआरटी है उनमें हम देखेंगे। अब देखते हैं वह देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है उनमें संसार के सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है, उन्हें महाविविधता केंद्र कहते हैं, उन्हें मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है, उनके नाम है मैक्सिको जहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है। तो मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राजील, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो डीआरसी, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, तो ये मेगा डाइवर्सिटी वाले देश हैं। तो इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो अधिक संकट में है उनमें संसाधनों को उपलब्ध कराने की अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है, जैसा कि चित्र संख्या 4.1 में दिया है। हॉट स्पॉट की वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ही किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। यह भी देखा गया है कि ज्यादातर हॉट स्पॉट में रहने वाले प्रजाति भोजन भोजन फिर जलाने के लिए लकड़ी, कृषि और इमारती लकड़ी आदि के लिए वहां पाई जाने वाली समृद्धि परितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में पाए जाने वाले कुल पौधों व जीवों में 85% पौधे व जीव संसार के अन्यत्र कहीं भी नहीं पाए जाते हैं। अन्य अन्य हॉटस्पॉट जो समृद्ध देशों में पाए जाते हैं वहां कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहां विशेष प्रकार की पादप व जंतु प्रजातियां मिलती हैं, वह विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि विकास के कारण असुरक्षित है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, इसके पहले एक दो डायग्राम छूट गए थे हमारे, यहाँ पर देखिए ये दो है। यहाँ पे देखिए रेड पांडा एक संकटापन्न प्रजाति है, रेड पांडा, लाल पांडा, यह देखिए। और एक चित्र यहाँ पे दिया गया है कि हम्बोसिया डेक्रेन्स बिड दक्षिण पश्चिमी घाट भारत की एक दुर्लभ प्रजाति है, तो इसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे देखिए कुछ पारिस्थितिक हॉटस्पॉट है, इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट ऑफ इन द वर्ल्ड। तो कौन कौन से हॉटस्पॉट है, तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल अमेरिका के उच्च भूमि वन और पश्चिमी इक्वाडोर तथा कोलंबियन काको उष्णकटिबंधीय एंडीज। और यहाँ पे देखते हैं ये आपका नॉर्थ अमेरिका का देख रहे हैं, सॉरी साउथ अमेरिका का देख रहे हैं, तो अटलांटिक वन ब्राजील। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे सेंट्रल अमेरिका के निम्न भूमि वन। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ऊपरी गिनी का वन और पूर्वी चाप पर्वत तंजानिया, पश्चिमी घाट भारत, पूर्वी हिमालय। उसके बाद यहाँ पे सिंह राजा वन श्रीलंका, इंडोनेशिया, पूर्वी मेडागास्कर, प्रायद्वीपी मलेशिया, फिलीपींस, उत्तरी बोर्नियो। तो ये सब
हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता के। तो इस तरीके से यह हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई क्लास 11th की पार्ट फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गई। तो अब हम एक नए सिरे से इसकी सेकंड पार्ट एनसीईआरटी जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।